रूम नंबर 517 में एक कपल ठहरा हुआ था। हाँ, एक लड़की और एक शख्स, और ये लोग एक दिन पहले ही वहाँ आए थे। तो रात वहीं रुकते हैं, अगले दिन सुबह होती है, लेकिन काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के लिए बाकी के लिए जो वेटर है या फिर हाउसकीपिंग वाले हैं वो घंटी बजाते हैं, दरवाज़ा खुलता नहीं, काफ़ी वक्त बीत जाता, फिर लगता है कि आराम से उठने वाले गेस्ट हैं, तो वेट करते हैं। लेकिन फिर दोपहर होते होते जब उन्हें थोड़ा डाउट होता है, ऐसा कई मामलों में हुआ है कि जब दरवाज़ा नहीं खुलता तो फिर शक होता है, तो होटल के स्टाफ को शक हुआ। फिर उन्होंने काफ़ी दरवाज़ा पीटा, घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला नहीं। इत्तेफाक से चूँकि ये कांगड़ा है और हिल एरिया, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, तो एक स्टाफ होटल के पीछे जाता है और विंडो से अंदर झांकता है। जब वो विंडो से अंदर झांकता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि बेड पर एक शख्स की लाश पड़ी हुई है और पूरा बेड खून से एकदम लथपथ है। तो वो चीखता हुआ आता है। फिर होटल के बाकी स्टाफ फ़ौरन वो भी सकपका जाते हैं, लोकल पुलिस को ख़बर देते हैं, पुलिस आती है। पुलिस की फिर मौजूदगी में उस दरवाज़े को मास्टर की के ज़रिए खोला जाता है और वो तमाम लोग अंदर जाते हैं। तो जब वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि जो मरने वाला था उसकी उम्र शायद 45 साल के आसपास होगी, और बुरी तरह से उसको मारा गया था चाकू से। कोशिश ये भी की गई थी कि उसके चेहरे की शिनाख्त ना हो, लेकिन फिर भी चेहरा थोड़ा बच गया था। तो पुलिस शुरुआत करती है, पूछताछ करती है कि इस कमरे में और कौन था, तो पता चला कि इस कमरे में एक और लड़की थी साथ में। तो वो लड़की कहाँ है, तो मालूम हुआ कि वो सुबह से गायब है। तो पहला शक यही था कि इस लड़की के बारे में कि कौन है, क्या है। तो अब खैर मरने वाले की शिनाख्त ज़रूरी थी। रूम की तलाशी ली गई, सामान में बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं, कोई ऐसा आईडी प्रूफ और बाकी चीज़ें भी नहीं मिली। तो फिर रजिस्टर को खंगाला गया। तो जो रजिस्टर को खंगाला गया तो उसमें एक जो नाम लिखा हुआ था और पता था दिल्ली का रोहनी इलाके का, और बड़ा वेग सा एड्रेस था। तो उस पते को खैर पुलिस ने लिया और अपने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया कि इस एड्रेस को थोड़ा शिनाख्त करें। वहाँ गए तो पता चला कि वो पता ही फर्जी है, तो पता गलत। अब पुलिस के सामने परेशानी कि वो क्या करे, क्योंकि एक लड़की थी वो गायब। इस होटल में कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, छोटा सा होटल था ये, जिससे कुछ पता चले। ले दे के अब पुलिस के पास सिर्फ एक आधी अधूरी शक्ल थी, क्योंकि वो भी थोड़ा सा चाकू की वजह से उसमें काफ़ी ज़ख्म थे। तो पुलिस ने मामला दर्ज किया और सबसे पहले अब ये है कि इस लाश की शिनाख्त हो, उसकी कोशिश शुरू की। वहाँ के कुछ लोकल अखबार में ये खबर छपी, तस्वीर भी पुलिस ने छपवाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 2, 3, 4, 5, 10 दिन गुजरता गया, लेकिन कोई आगे नहीं आया पहचानने के लिए। इस बीच में पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश जारी रखती है, सब कुछ ढूंढती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं। बार बार होटल में जाकर पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो फिर एक चीज़, चूँकि कमरे का जब वो पूरा रिकन्स्ट्रक्ट करती है तो देखती है कि इस कमरे में एक शख्स को अगर इतनी बार चाकू मारा गया है तो जाहिर सी बात है वो चीखा होगा, चिल्लाया होगा, बचने की कोशिश की होगी, शोर किया होगा। तो जो आसपास के कमरे हैं उसमें किसी ने क्यों नहीं उसकी चीख सुनी। तो ये चेक करने के लिए पुलिस ने उस कमरे के साथ, मतलब रूम नंबर 517 के साथ, ये देखना शुरू किया कि आसपास में कौन सा कमरा है। तो बराबर में जो कमरा था 517 के, वो पता चला उस दिन खाली था। 517 के ठीक सामने एक कमरा था 516, आमने सामने एकदम दोनों के डोर थे। तो जब उसके बारे में तफ्तीश की गई तो पता चला कि यहाँ भी 2 लड़के आए थे, करीब 30-35 साल की उम्र के, और एक दिन पहले ही उन्होंने चेक इन किया था, मतलब 14 फरवरी को ही, जब इस 517 के जिस दिन इन लोगों ने चेक किया था। तो पुलिस चेक करवाती, होटल से पूछती कि ये दोनों कहाँ हैं, इनके बारे में रिपोर्ट। तो पता चला कि 15 फरवरी की सुबह ही इस कत्ल के खुलासे से पहले वो दोनों बाहर निकले थे टहलने के लिए, और उसके बाद बिना चेकआउट किए ही वो गायब हो गए। वो वापस आ ही नहीं अपने कमरे में, और उनके कमरे में कोई सामान नहीं था। तो ये बड़ी अजीब चीज़ थी कि कमरा नंबर 517 के ठीक सामने का रूम लिया 516 नंबर, और उसके दोनों गेस्ट गायब, बिना चेकआउट किए हुए। उन्होंने एडवांस पहले ही दे रखा था रूम का,
तो जब एडवांस लेते हैं तो आमतौर पे होटल में कई बार ऐसी भी लापरवाही होती है, कौन आ रहा जा रहा पूछते नहीं है। लेकिन आप पैसे नहीं देते हैं तो कई बार आपको बाहर जाते हुए सामान के साथ टोक भी दिया जाता है। तो पुलिस को ये सुराग तो मिला, लेकिन ये भी खाली, क्योंकि उन दोनों की कोई शिनाख्त नहीं, सीसीटीवी कैमरा था नहीं। रजिस्टर में उनका भी नाम देखा गया, वो दोनों नाम जो मिला उसका भी पता जो है दिल्ली, वो भी निकला फर्जी। तो कुल मिला के 0, पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं, कोई क्लू नहीं। और ये सारी अभी तफ्तीश बस ऐसे ही चल रही थी। 15 दिन गुजर गए, 15 दिन तक पुलिस के हाथ खाली रहे, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली जिससे कि कुछ सुराग मिलता। 15 दिन के बाद एक फैमिली कांगड़ा पहुंचती है और कांगड़ा पुलिस स्टेशन जाती है, और वो वहां जाकर बताती है कि ये जो अखबार में फ़ोटो छपा है, जो न्यूज़पेपर में खबरें छपी थी, उसको वो आइडेंटिफाई करते हैं। कहते हैं कि ये तस्वीर जो है ये एक्चुअली सुरेंद्र पाल की है, और सुरेंद्र पाल का भाई, बाकी उनके रिश्तेदार, ये लोग वहाँ पहुँचते हैं कि अखबार में फ़ोटो देखी थी। तो पहली बार जो पुलिस को कामयाबी मिलती है वो उस तस्वीर से। और सुरेंद्र पाल की जो फैमिली थी वो होशियारपुर की थी, पंजाब के। तो वो पहुँचती है और फ़ोटो देख के बताती है कि ये सुरेंद्र पाल हैं और ये हमारे भाई हैं। तो पुलिस को पहले कि चलो एक कामयाबी मिली कि कम से कम मरने वाले की शिनाख्त हो गई। अब इसके बाद इस दौरान में पुलिस ने काम किया, जब कोई क्लू नहीं मिल रहा था, कोई सुराग नहीं मिल रहा था, तो 14 और 15 फरवरी की रात को उस विशाल होटल के आसपास के जितने लोकेशन जो मोबाइल एक्टिव थे उन सब की वो डिटेल निकालती है। यहाँ पे कितने मोबाइल एक्टिव थे, कितने कॉल आए, कितने कॉल गए। अब वो बहुत सारे नंबर थे, सैकड़ों नंबर थे, बट उसमें से पहले पुलिस ने फिर 50 को ज़ीरो इन किया, फिर उस 50 में से 10 को किया जिनमें सबसे ज़्यादा कॉल जा रहे थे और आ रहे थे। और फिर उस 10 में से करते करते पुलिस ने सबको जब खंगाला तो पता चला कि कुछ होटल के आसपास के लोग थे, कुछ घर के लोग थे, कुछ होटल का ही स्टाफ था। तो नंबरों को दरकिनार करते करते एक नंबर पे पुलिस की जाके नज़र ठहरती है, और उस नंबर, ये नंबर था 8968172628। इस नंबर पे इसलिए नज़र ठहरती है कि ये ना तो होटल के स्टाफ का था, ना होटल के आसपास के लोगों का था। और ख़ास बात ये थी कि 14 फरवरी की रात से लेकर 15 फरवरी की सुबह तक इस मोबाइल से कॉल किए गए थे, और उसके बाद से ये मोबाइल बंद था। तो अब पुलिस को लगा कि, और ये बात है ये करीब 15 दिन हो चुके हैं, इस बीच में एक फैमिली आती है होशियारपुर से और वो कहती है कि ये सुरेंद्र पाल है मरने वाला, होशियारपुर का रहने वाला, दिल्ली में एक ट्रैवल एजेंसी में काम करता है, इसकी बीवी हैं। तो लेकिन कांगड़ा क्यों आया ये उसकी पूरी फैमिली को भी नहीं मालूम था कि आखिर ये होटल तक क्यों आया जबकि इसको दिल्ली में होना था। तो अब पुलिस को शक उस लड़की पे था कि वो लड़की कौन थी जो इसके साथ आई थी, शायद घर वालों से छुप के यहाँ आया था, और वो लड़की ही सस्पेक्टेड थी। लेकिन घर वालों को कोई जानकारी थी नहीं। तब पुलिस ने अचानक जो एक नंबर को ज़ीरो इन किया था वो नंबर सुरेंद्र पाल की फैमिली को दिखाता है और पूछता है कि एक ये नंबर है, इस पे हमें डाउट है, तो ये नंबर आप जानते हो। जैसे ही वो नंबर देखती है सुरेंद्र पाल की फैमिली चौंक उठती है, इसलिए कि वो नंबर सुरेंद्र पाल की बीवी नरेंद्र कौर का था। अब जैसे ही ये बात वो लोग पुलिस को बताते हैं तो पुलिस की भी हैरानी होती है कि मौका वारदात पर सुरेंद्र पाल की बीवी नरेंद्र का मोबाइल कैसे, जबकि नरेंद्र कौर होशियारपुर में है। अब इसके बाद पुलिस और तफ्तीश करती है तो फिर एक चीज़ पता चलती है कि 14 और 15 फरवरी को नरेंद्र कौर को होशियारपुर में किसी ने नहीं देखा था। वो कह रही थी कि कहीं तबीयत ठीक नहीं है या कहीं गई है किसी से मिलने के लिए, बट शहर के बाहर नहीं। लेकिन देखा किसी ने नहीं। पुलिस ने हर तरफ से जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि हाँ, उसकी मौजूदगी का कोई सबूत नहीं है। इसके बाद पुलिस की टीम होशियारपुर पहुंचती है। होशियारपुर पहुंचने के बाद नरेंद्र कौर से पूछताछ करती है। नरेंद्र कौर सिरे से मना करती है, कहती कि नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं और मेरे हस्बैंड को तो वहाँ होना चाहिए था और
दिल्ली में। कांगड़ा कैसे गए मुझे नहीं मालूम। तो फिर पुलिस नरेंद्र कौर को, जो पुख्ता सबूत पुलिस को मालूम था कि है, तो ऑफिशियली हिरासत में लेकर वहाँ से कांगड़ा लेकर आती है। कांगड़ा लाने के बाद पुलिस उस मोबाइल का डिटेल बताती है और वो नंबर जो है जिससे कॉल किए गए थे उन नंबरों को ढूंढवाती है। और फिर होटल के स्टाफ से जैसे ही आमना सामना होता है तो होटल का स्टाफ पहचान जाता है कि 14 फरवरी की रात को इस रूम नंबर 517 में जो सुरेंद्र पाल था उसके साथ यही लेडी थी, यानी सुरेंद्र पाल की अपनी पत्नी। अब सवाल है कि सुरेंद्र पाल के घर वालों को पता नहीं है उसकी बीवी उसको वहाँ लेकर होटल क्यों आई और फिर वो भाग क्यों गई। तो ये सारी चीज़ें और होटल के जब स्टाफ ने पहचान लिया तब फिर नरेंद्र कौर के पास बचने का कोई बहाना नहीं था। इसके बाद फिर नरेंद्र कौर ने पूरी अपनी कहानी सुनाई। कहानी ये थी कि इन दोनों की शादी 15 साल पहले हुई थी, नरेंद्र कौर की और सुरेंद्र पाल की। पर नरेंद्र कौर शुरू से ही थोड़ी आज़ाद ख्याल की थी, शादीशुदा ज़िंदगी उसको रास नहीं आ रही थी। नरेंद्र कौर इधर एक ट्रैवल एजेंसी में दिल्ली में काम करता था, तो काफ़ी वक्त तक दिल्ली में ही रहता था। इस दौरान में नरेंद्र कौर की अपने एक पड़ोसी जिसका नाम जगदीश था उससे इश्क हो जाता है और दोनों की ज़िंदगी अपना ठीक चल रही थी। लेकिन जगदीश से इश्क के करीब 6 महीने 7 महीने के बाद उसी महल्ले में रहने वाला एक और लड़का जिसका नाम भूपेंद्र था, नरेंद्र को फिर उससे प्यार हो जाता है। तो अब एक शादीशुदा नरेंद्र और उसके दो आशिक, और कमाल की बात यह थी कि उन दोनों आशिकों को यह मालूम था कि वो दोनों से प्यार करती है और दोनों को कोई एतराज़ नहीं था। जब वक्त बीतता गया, अच्छा जाहिर सी बात ऐसी चीज़ें बहुत छुपती नहीं है, तो आस पड़ोस के लोगों ने कई बार इन लोगों को मिलते हुए देखा होशियारपुर जैसी जगह पे। तो फिर बात सुरेंद्र के कान तक पहुंची। वो दिल्ली से वहाँ गया, उसने अपनी पत्नी को बहुत डांटा, धमकी दी कि उन दोनों से मिलना जुलना छोड़ दे, और उसके बाद उसने घर वालों को भी अपने सबको कहा कि इस पर नज़र रखो। तो इन बंदिशों और इस रोक टोक से नरेंद्र को बहुत बुरा लगा और उसने कहा कि जब तक सुरेंद्र है तब तो ये मिलना जुलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तब उसने अपने दोनों आशिकों के साथ मिलके बोला कि रास्ता क्या है इसका। तो रास्ता और फिर यही निकला एक कि सुरेंद्र को रास्ते से हटा दो। इसके बाद कांगड़ा में एक मंदिर है जहाँ पे इसने सुरेंद्र पाल को कन्विंस किया कि वहाँ चलना है, वहाँ आप सब कुछ ठीक हो गया है, मैं अब इनसे मिलूंगी नहीं, तुम ही मेरी ज़िंदगी में हो, और एक बार कांगड़ा चलते हैं। लेकिन वहाँ पे चल के उस मंदिर में जो भी हम लोग मतलब जाएंगे और करेंगे तो ये गुप्त रखना है, इसलिए कि वरना फिर मन्नत पूरी नहीं होती है। ये उसने कन्विंस किया सुरेंद्र को और बोला इसलिए कि ये किसी को हम ना अपने घर में बताएंगे ना तुम किसी को बताना, और हम कांगड़ा जाएंगे। तो वो उस वक्त दिल्ली में था, तो इसने कहा कि ठीक है तुम डायरेक्ट कांगड़ा पहुँचो दिल्ली से और मैं यहाँ से कांगड़ा पहुँचती हूँ। इसके बाद नरेंद्र ने कांगड़ा में खुद रूम बुक कराया, फर्जी नाम से कराया, और ये वहाँ पहुँची। लेकिन इस साथ में इसने एक और काम किया। वहाँ पहुँचने के बाद इसने रूम नंबर 517 देखा और उसके बाद सामने रूम नंबर 516 था। कुछ देर के बाद फिर इसने अपने इन दोनों आशिकों को भी, उनको पहले से मालूम था कांगड़ा होटल विशाल, फिर उसने 516 नंबर रूम भी बुक कराया और ये दोनों रूम नरेंद्र कौर ने ही बुक कराया। उस रूम में इसके दोनों आशिक आए, वो ठहरे। तय वक्त पर सुरेंद्र दिल्ली से वहाँ पहुँचता है, रूम नंबर 517 में चेक इन करते हैं, या ऑलरेडी नरेंद्र उसकी वाइफ वहाँ पहले से थी। उसके बाद शाम होते होते चाय में वो बेहोशी की दवा मिला देती है जो पहले से ये दोनों उसके आशिक लेकर आए थे। जैसे ही बेहोशी की दवा मिला देती है और चेक करती है कि वो बेहोश हो गया, फिर वो रूम खोलती है, रूम नंबर 516 को नॉक करती है, फिर उन दोनों को कमरे में बुलाती है, वो अंदर आते हैं। उसके बाद वो उसे चाकू से, बेहोश सुरेंद्र के ऊपर चाकू से हमला करते हैं और कोशिश ये थी कि उसकी शक्ल वकल बिगाड़ दें ताकि ये लाश जो है कोई पहचान में ना आए, और चूँकि कांगड़ा दूर तो पता ही नहीं चलेगा, इसका सुराग नहीं मिलेगा। तो ये सारी कोशिश करने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अर्ली मॉर्निंग सुबह वो दोनों वॉक करने के बहाने जो 516 में थे, भूपेंद्र और जगदीश, वो होटल से निकल जाते हैं। इधर
नरेंद्र कौर भी सुबह सुबह निकल जाती है, पर दोनों अलग अलग जाते हैं और ये वापस होशियारपुर पहुंच जाते हैं। शायद इस केस को सुलझाना बड़ा मुश्किल होता और नरेंद्र कौर को पकड़ना इस केस में बड़ा मुश्किल होता। उसने सारा इंतज़ाम, जो सारी प्लानिंग की थी, सब सही था, सिर्फ गलती एक की थी। उस होटल में पहुंचने के बाद अगले 10 घंटे में उसने उस मोबाइल से करीब 9 या 10 कॉल किए थे और उस कॉल करने की वजह से उसका लोकेशन जो था वो उस होटल का दिखा रहा था। अगर वो अपना मोबाइल यूज़ ना करती तो शायद नरेंद्र की मौजूदगी होशियारपुर की बजाय कांगड़ा में कभी साबित नहीं होता। लेकिन एक छोटी सी गलती, एक मोबाइल के लोकेशन की वजह से सारा भेद खुल गया, गिरफ्तारी हुई। बाद में पुलिस ने उनके दोनों आशिक को भी गिरफ्तार किया, फिर जेल भेजा गया। मुकदमा अभी चल रहा है। कई बार बहुत सारे मेल आए आप लोगों के, जिसमें एक सवाल अमूमन अक्सर हर जगह पूछा जाता है, न सिर्फ आप लोगों के जरिए बल्कि कई जगह जाता हूँ, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जगहों पर। तो एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, वो ये है कि ये जो क्राइम की खबरें होती हैं, क्राइम के शोज होते हैं या कहानियाँ जिस तरीके से सुनाते हैं, तो क्या क्रिमिनल को इससे आइडियाज़ नहीं मिलते? और हमेशा मैं इस सवाल पर मतलब कंफ्यूज हो जाता हूँ। लेकिन आज किसी ने यह सवाल नहीं पूछा, आज ये सवाल खुद मेरे अंदर आया कि वाकई क्या हम लोगों की वजह से बहुत सारे लोगों को आइडियाज़ मिलते हैं। और ये सवाल क्यों आया? क्योंकि आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपको, उस वजह से आया। कई बार कहानियों में मैंने जो छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र किया है, वो सारी चीज़ें इस कहानी में जो कातिल है उसने उसको अपनाया। अब ये कहाँ से आइडिया लाया, कैसे लाया, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जब ये कहानी आई, और ये बिल्कुल लेटेस्ट, आज ही पकड़ा गया है, तो ये समझिए कि सुबह वो पकड़ा गया और मैं आज रात को आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो जो उसने किया वो सारी चीज़ें मेरे जहन में घूम रही हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं उसने की जो शायद मैंने ना कही हो, या जो शायद बहुत सारे क्राइम शोज में ना कहा गया हो। या तो ऐसा क्या हो सकता है या होता है? जवाब नहीं मालूम, क्योंकि दोनों पहलू होते हैं। तो आज की कहानी शुरू करता हूँ। दिल्ली में एक सरकारी अफसर महेश कुमार, उम्र 42 साल, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, जो हमारे तमाम प्राचीन पुरानी चीज़ों की जो खोजबीन करती है। जैसे आपको अभी न्यूज़ में चल रहा था, पता होगा आपको कि वाराणसी बनारस में एक मस्जिद की पहले ये मंदिर, उसके लिए कोर्ट ने कहा कि भाई इनको बोलो आर्कियोलॉजिकल सर्वे वालों को कि खुदाई करें और सच्चाई पता करें, कितना साल पुराना है, मंदिर है, मस्जिद है। तो ऐसी सारी चीज़ें या फिर ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई, वो सारा काम अपनी ASI करती है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी ASI में, भारतीय पुरातत्व विभाग में, एक सर्वेयर थे, अफसर, सर्वेयर जो सारे सर्वे करते हैं इन सारी चीज़ों की, सारा पता लगाते हैं सच्चाई क्या है, कितना पुराना है, इसका इतिहास क्या है। तो उसी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में महेश कुमार, उम्र 42 साल, एक सीनियर अफसर, सीनियर सर्वेयर के तौर पर काम कर रहे थे। 28 अगस्त शाम को छुट्टी होने के बाद वो अक्सर अपने घर चला जाते, लेकिन 28 अगस्त की शाम हो गई, रात हो गई, महेश कुमार घर नहीं पहुंचे। अब उनके भाई मनीष कुमार, उन्होंने पता किया, तमाम दोस्तों से पता किया, और ऐसा कभी हुआ नहीं कि वो बिना बताए हुए घर न लौटे हों। तो हर एक से, उनके कुलीग से बातचीत की गई तो पता चला कि नहीं, ऑफिस के बाद किसी ने देखा ही नहीं, और वो रूटीन था उनका घर जाना। तो रात होने लगी, दिल्ली जैसा शहर, घर वालों को चिंता सताई। घर वालों ने सीधे जाकर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखा दी कि ऐसे ऐसे महेश कुमार वो आज दफ्तर के बाद से गायब है। अब चूंकि एक ASI के सर्वेयर का मामला था और ये बड़े सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखते हैं ये लोग, तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। इसके बाद तफ्तीश शुरू की। पहले तो परिवार वालों से ही पूछा सारी चीज़ें। नेक्स्ट डे 29 अगस्त को अब पुलिस की टीम दफ्तर पहुंची कि कहीं कुलीग से कुछ जानकारी मिले, कोई झगड़ा हो, कुछ और चीज़ हो। तमाम लोगों से पूछताछ की, कोई सबूत नहीं, कोई क्लू नहीं। अब इधर 2 दिन बीत गया, कोई जानकारी ही नहीं मिल रही है, और उधर मोबाइल तो पहले ही दिन से बंद है। तो अब पुलिस ने मोबाइल का लोकेशन खंगाला तो पता चला फरीदाबाद दिखाई दे रहा है 28 तारीख को। घर वालों से पूछा फरीदाबाद में कोई रहता? उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो कोई नहीं रहता। गाड़ी गायब। अब इस दौरान में तफ्तीश जारी थी। तब तक एक सरोजनी नगर, दिल्ली में बड़ा मशहूर है सरोजनी नगर मार्केट, वहाँ के किसी लोकल पुलिस ने खबर दी कि एक लावारिस कार खड़ी हुई है। अब वो कार, चूँकि दिल्ली के सब थाने में पता चला कि ये कौन सी कार है, तो मालूम हुआ कि ये उन्हीं महेश कुमार जी की कार है। अब घर वाले भी परेशान कि उनकी गाड़ी सरोजनी नगर में कैसे, लोकेशन दिखाई दे रहा है फरीदाबाद में। मामला अजीब उलझा हुआ।
दफ्तर से भी कोई जानकारी नहीं मिल रही, पुलिस तमाम तफ्तीश कर रही है। फिर से पुलिस ने तय किया कि वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस दफ्तर में जाएंगे और फिर तमाम लोगों से पूछताछ करेंगे। अब सारे लोगों से फिर से पूछताछ कर रहे हैं। इसी बीच में एक अजीब चीज पता चली, मोबाइल तो गायब है महेश कुमार का, लेकिन उनका व्हाट्सएप का एक स्टेटस लगा हुआ था, और वो स्टेटस था कि 65 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्ज है और मैं कोई परेशान ना हूं, मैं सभी को ये पैसे वापस लौटा दूंगा, मेरे घर वालों को कोई तंग ना करे और मैं जल्द ही लौटाऊंगा। ये व्हाट्सएप स्टेटस घर वालों ने भी देखा और पुलिस को भी बताया। अब इस स्टेटस को देख के घर वालों को शक हुआ। उन्होंने कहा कि उनका भाई कभी ऐसा और इतने कर्ज में तो था नहीं, नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, और इस तरह के स्टेटस बेतुके उसने इससे पहले कभी लगाए नहीं। तो अब ज्यादा डर सताने लगा कि यह मामला कुछ साजिश कह रही है। तो पुलिस टीम ने भी इस स्टेटस को देखा और दोबारा एसआई के दफ्तर में जाकर तमाम लोगों से पूछताछ करनी शुरू कर दी। अब सभी से एक एक करके पूछताछ हो रही कि 28 अगस्त को कौन कहाँ था, किसकी क्या ड्यूटी थी। जितने भी कुलीग थे, सीनियर जूनियर, सबसे बात करने लगे। इसी पूछताछ के दौरान अचानक एक उसी दफ्तर में एक क्लर्क जिसका नाम अनीस, अब पुलिस ने उससे पूछताछ की कि अच्छा तुम बताओ 28 को कहाँ थे। फिर ये भी पता चला कि अनीस और महेश बड़े खुले हुए थे, हालांकि वो अफसर टाइप के थे ये क्लर्क, लेकिन फिर भी। तो बोला साहब मैं तो यहीं था और शाम को साहब यहाँ से चले गए थे। हाँ, उन्होंने जाते हुए मुझे अपनी गाड़ी दी थी, गाड़ी की चाबी दी थी। तो पहली चीज उसको पता चला कि गाड़ी की। उन्होंने कहा अच्छा, तो बाकी उसने कहा बाकी साहब उसके बाद ना मुझे पता है, ना कोई जानकारी है, ना मेरी बात हुई। तो पुलिस ने फिर उससे दूसरे तरीके से पूछा। उसने कहा कि अच्छा ये बताओ कैसे इंसान थे, क्या थे। तो उसने कहा साहब वो पैसे लेके सरकारी नौकरियां लगाते थे, कई लोगों से उन्होंने पैसे ले रखे थे और करीब 65-67 लाख। लेकिन फिर उन्होंने अभी हाल में मुझे बताया था कि उनका 67 लाख रुपए जो लोगों से लिए थे नौकरी लगवाने के लिए सरकारी, वो कोई लेकर भाग गया, तो बड़े परेशान थे। अब पुलिस को लगा कि इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में किसी भी शख्स ने, फैमिली ने, किसी और कुलीग ने, किसी दोस्त ने ये बात नहीं कही, पैसे भागने वाली बात। लेकिन व्हाट्सएप के स्टेटस पे लाइन है और एक ही शख्स है जो ये बात रिपीट कर रहा, और वो है ये अनीस जो उसी दफ्तर में क्लर्क है। अब पुलिस को क्लर्क पे थोड़ा शक हुआ, पूछताछ चल रही है दफ्तर में। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा तुम और क्या जानते हो। तो उसने कहा साहब बस इतना ही जानता हूँ। अब पुलिस ने कि पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने कहा कि चलो इसकी तलाशी लेते हैं। अब उन्होंने अनीस की तलाशी ली। जब अनीस की तलाशी ली तो पहली बार उसकी जेब में महेश की कार की चाबी मिली। और यहां पे जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसने बताया कि गाड़ी की चाबी दी थी, वो उस वक्त नहीं बताया था, वो इस वक्त की बात, अभी तक बताया नहीं था उसने। तो तलाशी के दौरान महेश की कार की चाबी अनीस की जेब से निकल रही है। अब जैसी वो चाबी हाथ में आई, पुलिस ने पूछा, उसने बताया कार की चाबी है। अब पुलिस को डाउट हो गया, वो घबराने लगा, बोला नहीं साहब मैं फिर भी नहीं, ये वो। तो पुलिस ने कहा कि ठीक है कोई इशू है नहीं, सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं, यहाँ से लेके तुम्हारा उस रात तक घर तक जहाँ तक गए हो तुम, सारी चीजें पता चल जाएंगी। उसे लगा अब मामला गड़बड़ है। फिर उसने कहानी सुनाई। कहानी क्या सुनाई, पूरा एक बार जुर्म किया, बताया कि उसने क्या कैसे क्यों। और यही क्या कैसे क्यों जो शुरू में मैंने बोला था कि मुझे आज का सवाल खुद ही ख्याल में आया कि छोटी छोटी चीजें कैसे आइडियाज इधर से उधर जाती हैं। तब उसने पूरी कहानी सुनाई। पुलिस को अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे कि यार गाड़ी सरोजनी नगर में खड़ी है, लोकेशन फरीदाबाद में मिल रहा है, ये बंदा दफ्तर आ रहा है और महेश उसी दफ्तर में सीनियर पोस्ट पे था। अनीस के दफ्तर में ऐसे बहुत सारे दफ्तर में करप्ट भ्रष्ट सरकारी लोग भी होते हैं, नौकरी के नाम पे पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। तो अनीस ऐसे एक लोगों के शामिल था साजिश में, जो कोई जब वैकेंसी होती तो सरकारी नौकरी के लिए कहते कि यार इतना पैसा देके बाबू से साइन करा देंगे, अफसर से ये हो जाएगा। तो उसने फिर एक दिन महेश से कहा कि एक वैकेंसी आ रही है हमारे यहाँ और अच्छी खासी वैकेंसी है, तो 3-3 लाख रुपए मांग रहे हो, तो कोई जानने वाला हो तो बताओ। तो महेश के कुछ जानने वाले होंगे, उन्होंने कहा है। तो उसने कहा ठीक है 3 लोगों की नौकरी लगा देते हैं सरकारी। तो उन लोगों से 3-3 लाख रुपए महेश ने लिए और महेश ने अनीस को दे दिए, 9 लाख रुपए कुल। अब 9 लाख रुपए दे दिए, लेकिन इधर नौकरी लग नहीं रही, बात आगे बढ़ नहीं रही। महेश को लगा कि मामला गड़बड़ है। अब उसने अनीस को वो पैसे वापस करने के लिए कहा। इस दौरान में अब चूंकि इन दोनों की दोस्ती भी हो गई थी, सीनियर और जूनियर होने के बावजूद सब कुछ, तो अनीस की एक गर्लफ्रेंड थी। अच्छा, दोनों जब पैसे दिए तो पार्टी वार्टी भी होती थी। तो उस गर्लफ्रेंड पे अब महेश की नजर थी और कई बार अनीस की गैर हाजिरी में, उसके अनजाने में
महेश उसकी गर्लफ्रेंड को घुमाने ले गया। ये बात अनीस को पता चल गई, उसे बड़ा बुरा लगा। अब इधर वो 9 लाख रुपए मांग रहा है, इधर इसने 9 लाख रुपए सारे उड़ा दिए। गर्लफ्रेंड भी, उसे लगा कि अब महेश के पास चली जाएगी, तो उसने एक दिन प्लान किया कि क्यों ना महेश को रास्ते से हटा देते हैं। इससे 2 चीजें होंगी, एक वो 9 लाख रुपए लौटाने नहीं पड़ेंगे, दूसरा जो वो उसकी गर्लफ्रेंड है वो वापस उसे मिल जाएगी। अब इसके बाद इसने प्लान करना शुरू किया तसल्ली से, कोई जल्दबाजी में नहीं। करते करते आखिरकार इसने प्लानिंग फाइनल स्टेज पे पहुंची। 27 अगस्त इसी प्लान का हिस्सा था। इसने सबसे पहले अपने दफ्तर में एक छुट्टी की अर्जी दी, एप्लीकेशन। 5 दिन की छुट्टी ली इसने, 27, 28, 29, 30, 31 और 1 को इसको ज्वाइन करना था। छुट्टी अप्रूव हो गया, तो 5 दिन की छुट्टी ली। 27 अगस्त को छुट्टी लेने के बाद ये अपने घर चला गया। इसका घर है हरियाणा के सोनीपत में। अब ये हरियाणा पहुंचा और वहां जाने के बाद अब इसे आगे का कदम उठाना था। 27 अगस्त की छुट्टी लेकर पानीपत पहुंचा। 28 अगस्त की सुबह इसने फोन किया महेश को कि वो तुम्हारे 9 लाख रुपए आ गए, तो तुम एक काम करो, दोपहर को तुम आर.के. पुरम वाले घर पे मेरे आ जाओ। चूंकि ये सरकारी एम्प्लॉय था तो सरकारी लोगों के क्वार्टर भी मिलते हैं, तो इसे एक क्वार्टर मिला हुआ था आर.के. पुरम में। तो उसने कहा कि तुम आ जाओ 12:30 बजे। महेश को लगा इतने दिन से पैसे मांग रहे, दे नहीं रहा, चलो आज दे रहा है, ले ही लेते। ये उसने कॉल किया, व्हाट्सएप कॉल, नॉर्मल कॉल नहीं किया ताकि रिकॉर्ड पे ना रहे, ये रिकॉर्ड ना हो जाए। उसके बाद कॉल करने के बाद इसने अपना फोन सोनीपत में रखा। उसे मालूम था कि ये फोन उसके साथ चलेगा और उसके राज खोलेगा। तो फोन करने के बाद ऑन ऑफ भी नहीं किया और इसने सोनीपत में ही फोन छोड़ दिया अपना मोबाइल। अब वहां से ये दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद करीब 11:30-12 बजे के आसपास ये साउथ एक्स मार्केट गया। वहां से 6 फीट बड़ी पॉलिथीन प्लास्टिक के वो खरीदे इसने। इसके अलावा फावड़ा खरीदा, 1-2 सामान और लिया, और ये सब लेने के बाद ये अपने घर आर.के. पुरम पहुंच गया। वहां जाने के बाद 12:30 के आसपास तय वक्त पर महेश घर आ गया। महेश घर आया, इसने थोड़ी देर तक बातचीत की। इसके बाद महेश उलझा हुआ था, ये उठा, पीछे गया और इसने अचानक एक पाना और वो बाकी जो चीजें होती हैं उससे पीछे से महेश के सर पर जोरदार वार किया। महेश सर पकड़कर नीचे गिर पड़ा। इसके बाद उसने और भी मारा। थोड़ी देर में महेश की मौत हो गई। मौत होने के बाद अब उसने सबसे पहले पूरा ब्लड साफ किया, कमरे को साफ किया, और फिर महेश की लाश को उस पॉलीथीन के बैग में, जो पॉलीथीन खरीद कर लाया था 6 फीट बड़ी, वो 3-4 पॉलीथीन लाया था, उसमें उसके लाश को डाला, पॉलीथीन को सील किया, पूरा घर साफ किया। साफ करने के बाद एसी ऑन किया, कमरे पे लॉक लगाया और वहां से निकलकर सीधे, निकलने से पहले जो महेश के पास 2 मोबाइल फोन थे, उसने दोनों मोबाइल फोन अपने पास लिया और उसकी गाड़ी की चाबी ली। उसके बाद वहां से बाहर निकला, गाड़ी लेकर ये जाता है और मोबाइल, महेश के मोबाइल को लेकर फरीदाबाद में जाने के बाद मोबाइल को ऑन करता है। पहले यहां उसने ऑफ कर दिया। ऑन करने के बाद गाड़ी में वहीं बैठा रहता है कुछ देर तक, मोबाइल चालू रखता है। जब उसे लगता है 5-10 मिनट हो गया दोनों मोबाइल को चालू हुए, फिर वो उन दोनों मोबाइल को ऑफ कर देता है। ऑफ करने के बाद मोबाइल वहीं झाड़ियों में फेंक देता है। वापस आता है, गाड़ी को सरोजनी नगर में लगाता है। उसके बाद सीधे वहां से सोनीपत वापस दिल्ली के आर.के. पुरम के अपने सरकारी क्वार्टर में एक लाश को यूं ही छोड़कर, एसी चलाकर, और वो बेफिक्र होकर वापस सोनीपत पहुंच जाता है। अब सोनीपत जाता है और सोनीपत में पूरी रात आराम से अपने घर पर रहता है। इधर रात 28 अगस्त की जब वो घर नहीं लौटते तब घर वाले शिकायत करते हैं। अब जब शिकायत करते हैं तो हर एक से पूछताछ होती है। तो इसके पास भी फोन आया घर वालों का। पूछा, अनीस तुमने देखा है महेश को? उसने कहा नहीं, मैं तो बस निकल गया था, उसके बाद मेरी कोई मुलाकात, कोई बात नहीं हुई। अब 29 अगस्त आ गई तारीख। 28 अगस्त को ये सब कर लिया। अब वो सोनीपत में है। 29 अगस्त को फिर फोन आया घर वालों का। फिर इसे पता चला कि पुलिस में मामला लिखा दिया गया है। अब वो पहली बार डरा कि यार पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी गई, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लाश मेरे घर में पड़ी है। फिर ये सोनीपत से वापस आता है। मोबाइल इस बार भी सोनीपत में छोड़कर जाता है। क्यों? ताकि उसका लोकेशन को ट्रेस ना करे कि वो कहाँ था। उसने बताया जो बयान, मैं तो सोनीपत में था, मोबाइल सोनीपत ही दिखा रहा था। तो 29 अगस्त को वापस आता है अपने घर। वापस आने के बाद पहले घर में चेक करता है, लाश वहीं है। फिर दरवाजा बंद करता है और वापस दफ्तर जाता है। छुट्टी ले रखी है लेकिन दफ्तर जाता है।
दफ्तर जाने के बाद अपने एक और क्लर्क साथी से मिलता है। उस क्लर्क साथी का भी एक क्वार्टर था, क्योंकि वो भी उसी सरकारी दफ्तर में था, लेकिन वो क्वार्टर खाली रहता था क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ कहीं और रहता था। उस क्वार्टर में कुछ मरम्मत के काम होने थे तो वो खाली रहता था। और उस क्वार्टर में कई बार पहले इन लोगों ने बैठकर पार्टी की थी, तो उसे पता था इस क्वार्टर में कोई है नहीं, फैमिली वाले है नहीं, कोई आता जाता ही नहीं है, और वो खाली रहता है, कभी कभी पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये दफ्तर गया वापस और अपने उस क्लर्क साथी से कहता है, यार मुझे तेरी चाबी चाहिए। क्योंकि पहले भी कई बार चाबी ले चुका था तो उसे भी कोई डाउट नहीं होता है, वो अक्सर देता भी रहता था। उसने चाबी दे दी। ये चाबी लेकर वापस गया वापस जाता अपने घर के पास एक चाबी बनाने वाले के पास और उससे कहता है, ये चाबी इसकी डुप्लीकेट की बना दो। वो डुप्लीकेट चाबी बना देता है। ये वापस फिर दफ्तर जाता है, असली चाबी अपने क्लर्क साथी को दे देता है। अब उसकी डुप्लीकेट इसके पास है। वापस अपने घर जाता है आके पुरम। वहां जाने के बाद इंतजार करता है रात। जब अंधेरा होता है और वो क्वार्टर के आसपास भी सन्नाटा था, उस लाश को बाहर निकालता है, अपनी कार के डिग्गी में डालता है। कार के डिग्गी में डालने के बाद अब उस लाश को ले जाकर उस क्वार्टर के सामने रोकता है, जो क्वार्टर उसके उस क्लर्क दोस्त का है जो खाली पड़ा हुआ है। वहां जाने के बाद डुप्लीकेट की से उस क्वार्टर का दरवाजा खोलता है, चारों तरफ देख लेता कोई है नहीं, फिर डिग्गी से लाश निकालता है, लाश को उस क्वार्टर के अंदर ले जाता है घर में। उस क्वार्टर के आंगन की तरफ मट्टी और गड्ढे थे और पानी वानी भी जमा हो जाता था क्योंकि लोग रहते नहीं थे। अब फावड़ा भी इसने खरीदा था, कार से फावड़ा लाता है। उस आंगन का उसे पूरा नक्शा मालूम था। वहां वो गड्ढा करना शुरू कर देता है बेहद खामोशी से, ताकि आसपास किसी को आवाज भी ना जाए। अकेले गड्ढा खोदता है। जब उसे एहसास हो जाता है कि अब इतना गहरा हो चुका है कि इसमें एक लाश को छुपाई जा सकती है, फिर वो लाश उठाता है, उस पॉलिथिन में जो लाश लिपटी थी उसको उस गड्ढे में डालता है, गड्ढा बराबर करता है। ये सब कुछ करने के बाद फिर दरवाजा बंद करता है, गाड़ी में बैठता है, वापस सोनीपत चला जाता है। 28 को मर्डर किया, 29 को आया, 29 को फिर लाश को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया, गड्ढे में डाला, वापस चला गया सोनीपत। अब पूरी रात फिर सोनीपत में है, लेकिन उसे एहसास है कि उसने गड्ढे में लाश डाली है। उसे ये भी एहसास है कि कई बार उसका क्लर्क साथी भी रहता तो कोई नहीं है, लेकिन कई बार चला जाता है, कोई पार्टी या कुछ और करने जाते होंगे। तो उसे लगा गड्ढा देखकर कुछ शक हो सकता है। ये फिर 30 तारीख को लौटता है सोनीपत से, फिर आता है, मोबाइल अपना वहीं सोनीपत में छोड़ता है। वापस आने के बाद अब वो उसी घर में पहुंचता है अपने उस साथी के, जहां पे इसने गड्ढे में लाश दफनाई है। देखता गड्ढा वड्ढा सब ठीक है। इत्तेफाक से कुछ काम कराना था उसके साथी को, और वो जो आंगन में मैंने बताया कि पानी जमा हो जाता था, तो उसने इसको बता रखा था कि यार इस पे प्लास्टर और ये कराना है। अब ये जाता है एक मजदूर के पास, उसको बुलाकर लाता है, कहता है यार यहाँ पे ये पक्का करना है सीमेंट से। वो भी आ जाता है। 12,000 में 1.5 टन डन होती है। वो 10,000 रुपये ही देता है। उसके बाद वो पूछता भी है आप क्यों करा रहे हो पक्का, तो कहता पानी जमा हो जाता है। उसके बाद पूरे उस गड्ढे को सीमेंटेड प्लास्टर करके बराबर कर देता है, पैसे देता है, शाम को वापस चला जाता है। तो 28, 29 और ये 30 3 दिन हो गए। इधर पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन फिर 31 और 1 पुलिस तफ्तीश करती रहती है। 2 तारीख को, 2 सितंबर को फिर वो पकड़ा जाता है। और उसके बाद ये सारी चीजें तफ्तीश में सामने आती हैं। अब जब पुलिस उससे सारी ये इन्वेस्टिगेशन करती है और पूछती है कि तुमने ये बारीक बारीक चीजें कहां से, तो उसने कहा कि मुझे ये पता था कि मोबाइल लोकेशन बताता है, मुझे ये पता था कि मैं कहां पर हूं, इसकी चुगली मोबाइल खा सकता है। तो ये सारी चीजें इतनी देखी पढ़ी सुनी कि मैंने हर चीज के बारे में पहले तय किया था कि मैं एक परफेक्ट मर्डर करूंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा। इसीलिए जब प्लानिंग के तहत ही छुट्टी ली, छुट्टी लेने के बाद सोनीपत गया, मोबाइल छोड़ा। अब अगले जब भी दिल्ली आया मोबाइल छोड़कर आया, तो मेरी हर दिन मौजूदगी सोनीपत में। बयान देने के लिए तो कोई भी झूठा गवाह आ जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स एविडेंस है मोबाइल का, वो बार बार बता रहा है कि मैं सोनीपत में हूं, जबकि नहीं हूं, क्योंकि उसका मोबाइल वहां है। ठीक उसी तरह इसने कि पुलिस लाश यहीं दफन है आर के पुरम में, लेकिन पुलिस ढूंढेगी इसको फरीदाबाद की तरफ। क्यों? क्योंकि उसने महेश के मोबाइल को ऑन किया जाकर फरीदाबाद में। लास्ट लोकेशन अब वही हो गया। इससे पहले का लास्ट लोकेशन था साउथ दिल्ली आर के पुरम, लेकिन वहां उसने मोबाइल बंद ऑन था, फिर बंद किया, और उसके बाद ऑन किया वापस जाकर फरीदाबाद में। 5-10 मिनट तक वो मोबाइल ऑन करके बैठा रहा
सिर्फ इसलिए उसे मालूम नहीं था कि कितने देर के बाद लास्ट लोकेशन कैच होता है एक मोबाइल से। तो उसने कहा 10-15 मिनट बहुत होता होगा। 10-15 मिनट तक मोबाइल ऑन करके दोनों बैठा रहा, और जब उसे यकीन हो गया कि अब ठीक है ये लास्ट लोकेशन, फिर उसने मोबाइल ऑफ किया, फेंका, गाड़ी ले जाकर सरोजनी नगर में खड़ी कर दी। हर चीज खुद, लाश कहीं और। तो हर चीज एक दूसरे से जुदा, हर चीज एक दूसरे से अलग। लेकिन वही है कि कातिल कत्ल से पहले हमेशा यही, हर जुर्म में यही होता है कि हर मुजरिम ये सोचता है कि ये फुल प्रूफ प्लान है, पकड़ा नहीं जाऊंगा, पुलिस मुझ तक नहीं पहुंचेगी, और हर बार वो गलत साबित होते हैं और पकड़े जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी। आप नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी एक ऐसी बैंक रॉबरी की कहानी है जिसमें चोरों ने ये नहीं सोचा था कि चोरी करेंगे कैसे। ये तो उनकी प्लानिंग का शुरुआती हिस्सा था। उन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त और दिमाग ये लगाया कि इस चोरी के बाद जो बैंक से पैसे लूटे जाएंगे, उन पैसों को कब, कैसे, कितने वक्त बाद, कहाँ कहाँ खर्च करना है, ये सोचना है। क्योंकि उन्हें डर था कि अगर बैंक रॉबरी के बाद उन्होंने पैसों को यूं लापरवाही अंदाज में, लापरवाह तरीके से इधर उधर खर्च करना शुरू किया तो फिर बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। तो आमतौर पर चोर जो है वो बैंक रॉबरी की प्लानिंग करते हैं, कैसे फुल प्रूफ चोरी होगी। लेकिन यहाँ इस बैंक रॉबरी की कहानी उल्टी थी। यहाँ ये थी, इसका मतलब ये कि चोर 100% श्योर थे कि चोरी तो बहुत आसानी से कर लेंगे, लेकिन उसके बाद मुश्किलें आएंगी। उसके बाद अपने आप को कानून से, पुलिस से छुपाना है, और उन पैसों को जो कि बेइंतहा पैसे हैं उसे इस तरीके से खर्च करना है कि किसी को भनक तक ना लगे। उनकी अपनी लाइफ स्टाइल, वो कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, कब, किस वक्त कितने पैसे खर्च करेंगे, एक बार में कितने खर्च करेंगे, इन सारी छोटी छोटी जो डिटेलिंग पे उन्होंने काम किया। और उससे पहले जाहिर है कि बैंक को कैसे लूटना है उसके ऊपर भी काम किया। ये कहानी करीब 26 साल पुरानी है, और उस वक्त यानी कि 26 साल पहले अमेरिका की हिस्ट्री की ये कैश किसी बैंक से लूटने की सबसे बड़ी वारदात थी। इससे ज़्यादा एक साथ किसी बैंक से इतने पैसे नहीं लूटे गए जो तब लूटे गए थे। सितंबर 12, 1997 कैलिफोर्निया, अमेरिका का स्टेट, और लॉस एंजलिस, वहाँ की ये कहानी है। लॉस एंजलिस में एक डनबार आर्म्ड कंपनी की वैन चला करती थी। डनबार इसी नाम से ये मशहूर भी है। जैसे अपने आप में देखा होगा, बहुत सारे जो बैंक्स हैं, एटीएम हैं, तो एटीएम पे कैश वैन आती है जिसमें सिक्योरिटी गार्ड बैठे होते हैं गन लेकर, अंदर की तरफ दो, बाहर भी, और हर एटीएम पर जाकर फिर वो जो कैश है वो ट्रांसफ़र करते हैं। ये बैंक से भी बहुत सारे जो बैंक्स हैं वो शाम को जब कलेक्शन हो जाता है तो फिर उसको कहीं ख़ास जगह पर ले जाते हैं। तो ऐसे ही कैश वैन का इस्तेमाल होता है। और दिल्ली में ऐसी एक कैश वैन से 2-2.5 करोड़ रुपए लूटे भी गए थे, शायद मैंने उसकी कहानी आपको सुनाई है। तो ऐसी एक डनबार आर्म्ड कंपनी कैश वैन, इनका काम ये था कि ये अलग अलग बैंक से ये कैश उठाते, फिर उस कैश को जहाँ डिपॉजिट करना होता वहाँ ले जाते। मतलब एक तरह से पिक करते फिर ड्रॉप करते, यही काम था, और अपनी सिक्योरिटी देते। लॉस एंजलिस में इसी डनबार कंपनी कैश वैन का एक दफ्तर था। उस दफ्तर क्या, एक सिंगल फ्लोर एक बिल्डिंग थी। तो वहाँ पे जब भी किसी बड़ी जगह से बड़े कैश आते तो वैन में आते, और उसके बाद उस दफ्तर के अंदर वो ट्रांसफ़र होते, फिर वहाँ से किसी और ज़रिए से वो पैसे जाते, अलग अलग बैग में पैसे होते थे। तो कुल मिलाकर एक हॉल था एक तरह का, एक जगह से पैसे लाने हैं कैश वैन में, फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, फिर यहाँ से आगे जाना है। तो ये डनबार आर्म्ड कंपनी थी जो कैश वैन और ये अपने बख्तरबंद गाड़ियाँ इनकी थी वो जो सप्लाई करती थी। तो इसी कंपनी में और इसी बिल्डिंग में लॉस एंजलिस के एक शख्स काम करता था जिसका नाम था एलन पेस। एलन पेस यहाँ काफ़ी वक्त से काम कर रहा था, और वो यहाँ का रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था इस बिल्डिंग का। तो यहाँ की गाड़ियों की देखभाल, गाड़ियाँ ठीक हैं, कहीं कोई हादसा ना हो जाए इसके साथ, कोई रास्ते में रोक कर इसे लूट न ले, उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, और इस बिल्डिंग की सेफ्टी सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी जो थी एलन पेस की थी, क्योंकि वो रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था यहाँ पे। उसने काफ़ी लंबे वक्त तक इस जगह पे काम किया। फिर एक रोज़ उसे ख्याल आया, वो लगातार देखता था कि यहाँ पे बहुत सारे कैश आते थे। उसने बहुत ही बारीकी से एक एक चीज़ को नोटिस किया। तब तक उसके दिमाग में कोई बुरा ख्याल नहीं था, पर उसे मालूम था कब कैश वैन आती है, यहाँ से कैसे फिर उसको अनलोड किया जाता है, फिर वो बैग कहाँ रखाए जाते हैं, किस बैग में कितने के नोट्स होते हैं, छोटे नोट, बड़े नोट, उसके लिए अलग अलग बैग होते हैं, उसके मार्क अलग होते हैं।
कितनी देर तक रखा जाता है, फिर कैसे ट्रांसफ़र होता है, फिर यहाँ से आगे कैसे जाता है, वहाँ से पीछे से कैसे लाया जाता है, कहाँ कहाँ पे कैमरे हैं, कहाँ कहाँ पे गार्ड है, मतलब पूरा फुल जो मैप से लेके एक एक चीज़, छोटी से छोटी चीज़ एलन पेस ने अपने दिमाग में बिठा रखा था। और तभी उसे ख्याल आया कि उसे इस बिल्डिंग के बारे में इतनी जानकारी है कि वो बड़ी आसानी से यहाँ कभी भी सेंध लगा सकता है। लेकिन ये उसके अकेले के बलबूते की बात नहीं थी। धीरे धीरे उसने पहले अब अपने आप काम करना शुरू किया। उसने देखना शुरू किया कि यहाँ से कब कितने बजे सबसे आसानी से पैसे चुराए जा सकते हैं, सबसे ज़्यादा कैश किस वक्त होता है, किस बैग में होता है, वो बैग कहाँ रखा होता है, उस कैश के वक्त दिन में, सुबह, दोपहर, शाम, रात कितने गार्ड होते हैं, कितने स्टाफ होते हैं, कैफेटेरिया में कितने लोग होते हैं, गेट पे कितने होते हैं, गाड़ियाँ कितनी होती हैं। ये सारी चीज़ें उसने एक एक बारीकी के साथ नोट किया। फिर उसे लगा कि यहाँ पे लूट की जा सकती है, लेकिन अकेले नहीं। अब उसने सेकंड फेज अपनी साजिश का वो शुरू किया। उसने अपने बचपन के 5 दोस्तों को चुना जो अलग अलग शहरों में थे, अमेरिका में ही, और उनके साथ ये सब अलग अलग हो चुके थे, अलग अलग सब अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं, लेकिन एक दूसरे के कांटेक्ट में थे। तो इसने अपने उन 5 दोस्तों को चुना जिन्हें पैसों की भी ज़रूरत थी, कुछ के ऊपर कर्ज भी था। तो उसे लगा ये दोस्त सबसे ज़्यादा कारगर हों, और 5 दोस्तों को लॉस एंजल्स बुलाया, उनके साथ एक मीटिंग की और पहली बार उन्हें अपना प्लान बताया। उसने कहा कि डनबार आर्म्स कैश वैन की जो बिल्डिंग है, जो उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक वक्त में करोड़ों रुपए होते हैं, अरबों रुपए बल्कि कैश, तो उन्हें लूटना है। तो अब ये हुआ कि कैसे, एक तो आम लोगों की एंट्री नहीं है। तो उसने कहा कि पहला यही है कि तुम 5 को वहाँ पे नौकरी पर रखो। चूंकि ये रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था तो ठीक ठाक पोस्ट, तो उसने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे करके उसने एक साथ नहीं, अलग अलग 5 दोस्तों को उसी बिल्डिंग में नौकरी पर रखवा दिया। अब वो 5 और एलन पेस 6 अब ये एक साथ उस जगह पे काम करने लगे। अब इसके बाद धीरे धीरे इन्होंने सारी चीज़ें, सारी रैकी की, हर फ्लोर के ब्लूप्रिंट्स, कैमरा कहाँ पर इंस्टॉल है, कहाँ क्या है, कितने गार्ड हैं, 5 को एक एक चीज़ बताना शुरू किया। धीरे धीरे अब 5 भी सारी चीज़ें जान गए। अब उसके बाद ये था कि किस दिन वीकेंड पे, वीकडे पे सबसे ज़्यादा कैश कब होता है, तो उसका इंतज़ार, उसके बारे में पूरी रिसर्च। तो ये सब करते करते आखिर में ये एक चीज़ और भी थी कि पहले से तय नहीं था कि किस दिन हम बैंक को लूटेंगे या इस बिल्डिंग में रखे हुए पैसों को। वो उसी दिन होगा जिस दिन बहुत ज़्यादा कैश होंगे। तो कोई प्लानिंग नहीं तारीख की। अचानक फिर वही 12 सितंबर 1997 की तारीख थी, और उसी दिन में मतलब 11 सितंबर के दिन में बल्कि एलन पेस को इस कंपनी ने नौकरी से बोला कि अब आप निकल जाइए, आपको हमारी ज़रूरत, आप हमारी नहीं है आपको। उसकी वजह ये थी कि जो ये वैन थे, कैश वैन, इसके साथ कुछ छेड़छाड़ करने का इल्ज़ाम था। कुछ लोगों ने देखा कुछ कि एलन पेस उस कैश वैन के गाड़ियों के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, तो ये एक सिक्योरिटी ब्रीच था। तो इसलिए कंपनी ने उसे बुलाकर कहा कि अब आपकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग मतलब आप जा सकते हो। अब एलन पेस को उसी दिन ये नोटिस थमा दिया गया, अब कल से उसे आना नहीं है। एलन पेस वहाँ से निकलता है, अपने घर जाता है। इसके बाद 5 दोस्त शाम को बाकी लौटते हैं, रात को सब मिलते हैं। उसके बाद वहीं LA में एक जगह एक पार्टी में पहुँचते हैं, वहाँ ड्रिंक करते हैं। काफ़ी भीड़ थी लोगों की, फ्राइडे नाइट, तो फ्राइडे नाइट को जनरली भीड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वीकेंड शुरू हो गया। पार्टी करने के बाद अब ये तय करते हैं कि चलो वापस चलता है उसी जगह पर। इसके बाद ये लोग रात करीब 12 बजे वापस उसी कैश वैन की बिल्डिंग में आते हैं। चूँकि 5 अभी नौकरी पर थे, एलन पेस को उसी दिन कहा गया था, सारे स्टाफ से दोस्ती थी, तो ऐसा नहीं था कि उसके आने पर रोक टोक है। वो आया वहाँ पर और ये लोग सीधे पार्टी से आए थे। टाइमिंग ऐसा चुना कि एक शिफ्ट खत्म हो और दूसरा शिफ्ट वाले गार्ड अब वहाँ पर आए, तो करीब 1 बजे गार्ड चेंज होते थे। ये लोग 12 बजे पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ज़्यादातर गार्ड कैफेटेरिया में थे, खाना खा रहे थे। ये अपने साथ टेप वेप लेकर गए थे, गन लेकर गए, वॉकी टॉकी लेकर गए उस ज़माने में, कि आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करेंगे। और तमाम गार्ड को वहाँ डक टेप से उनके हाथ मुंह सब बंद कर दिए, गन पॉइंट पर उनको एक तरफ कर दिया। और फिर एलन पेस को पता था कि बड़े नोट्स किस बैग में होते हैं, छोटे नोट्स किस बैग में होते हैं। उसके बाद इन्होंने
अलग अलग सारे बैग, वहीं बाहर एक ट्रक जो इनकी कैश वैन होती है, तो एक ट्रक खड़ा था, उसमें एक एक करके वो बैग डालते हैं। चूंकि उन सारी गाड़ियों के बारे में एलन पेस को पहले से जानकारी थी, वहां काम कर चुका था। आधा घंटा लगता है इनको। इस आधे घंटे के अंदर वो उस बिल्डिंग से उस वक्त 18.9 मिलियन डॉलर, मतलब करीब 1.5 अरब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें, 1 अरब और 40-45 करोड़ के हिसाब से, मतलब 1.5 अरब रुपए आप मानकर चलिए। तो ये वो ट्रक में डालते हैं और जाने से पहले एलन को पता था कि यहाँ कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे, वो सारे कैमरे को डिस्ट्रॉय करता है, उसके हार्ड डिस्क को निकालता है, क्योंकि उसे ये भी पता था कि रीजनल सेफ्टी इंस्पेक्टर था, और अपने साथ ले जाता। एक भी प्रूफ वहां पर नहीं छोड़ता। सब मास्क में थे तो कोई पहचान भी नहीं पाया। अब चूंकि एलन वहां पे पहले से काम करता था तो इसलिए वो मुंह से कुछ बोल नहीं रहा था ज्यादा। और इसके बाद ये सब ट्रक में लेते हैं और ट्रक लेकर निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद जब शिफ्ट में दूसरे गार्ड की ड्यूटी शुरू होती, वो लोग आते हैं तो देखते हैं सबके हाथ पैर बंधे में, फिर वो अलार्म बजाते हैं, फिर पुलिस आती है। अब पुलिस तफ्तीश शुरू करती है। इसके बाद FBI के पास केस जाता है। वहाँ कुछ नहीं मिला उनको, बस एक कैश वैन की एक पीछे की लाइट टूटी हुई मिली, तो इससे इन्होंने अंदाज़ा यही लगाया था कि इसी का इस्तेमाल हुआ है चोरी के लिए। अब तफ्तीश शुरू हुई, लेकिन कोई सुराग नहीं। सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज बर्बाद, हार्ड डिस्क चोर अपने साथ ले गए। अब ये हुआ कि कौन लोग हैं, ये पहले ही दिन साफ हो गई कि जो भी हो सकता हो ये इनसाइडर का हाथ है, क्योंकि इतनी बारीक डिटेलिंग, इतनी जानकारी ये किसी इनसाइडर का ही हो सकता है। बाहर से आकर कोई अचानक यहाँ चोरी करके नहीं जा सकता है। तो जब तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस कंपनी ने एक दिन पहले ही एलन पेस को जॉब से निकाला था। तो FBI का शक हुआ कि बदला लेने के लिए उसने चोरी की हो। एलन पेस से पूछताछ हुई। अच्छा, ये लोग वहां से चोरी करने के बाद ट्रक से पैसा निकालते हैं, कहीं ले जाकर डंप कर देते हैं। इनके 5 के अलावा बाकी दोस्त शामिल थे जिनको इस सीन में नहीं लाया गया था। और ये 5 फिर अपने घर पहुंचते हैं, और पहुंचने के बाद फिर उसी पार्टी में पहुंच जाते हैं जिस पार्टी से ये निकले थे। अब वहां पे चूंकि पार्टी से ये निकले और लेट नाइट तक पार्टी चल रही है, सभी एकदम ड्रंक, पीने के बाद होश नहीं, और ये दोबारा उस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। मतलब बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप होता है। अब वहां जाकर फिर से पार्टी शुरू कर देते हैं। उन्हीं लोगों के बीच वही लोग देखते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। अब यहाँ मामले की तफ्तीश हो रही है, तो एलन पेस पे शक था। पुलिस की टीम गई, पूछी कि भाई आप रात कहाँ थे? तो उसने कहा मैं तो बार में था, पार्टी कर रहे थे। अब वहां पर गए तो पता चला कि हाँ ये लोग थे और इतने बजे से आए हुए थे। अब FBI को और बाकी पुलिस को भी लगा कि हाँ यार ये इस वक्त भी था, इस वक्त भी था। तो बीच की जो कड़ियां थी चोरी की, वो उन्होंने उतनी ईमानदारी से जांच नहीं की। लेकिन एलन पेस पे शक था तो नजर रखे हुए हैं, पर कोई चोर नहीं मिल रहा, कोई सबूत नहीं मिल रहा। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। जब चोरों का सुराग नहीं मिला तो पुलिस और FBI दोनों ने यह तय किया कि खामोशी से बैठे रहो और तमाशा देखते हैं। बोला कि छोटी मोटी रकम तो है नहीं, करीब 18.9 मिलियन डॉलर है, 1.5 अरब रुपए की चोरी हुई है। तो चोर तो मालामाल हो गए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो खर्च नहीं करेंगे। तब ऐसे लोगों पे नजर रखो जो अचानक अमीर हुए, जिन्होंने अचानक बड़े बड़े घर खरीदे हैं, जो अचानक जिनका लाइफ स्टाइल बदल गया, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे नजर रखी जाने लगी। उसमें से एक एलन पेस भी था। लेकिन पता चला कि वो तो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा है, जिस रेंटेड हाउस में रहता था वैसे ही रह रहा है, वैसे ही कपड़े पहन रहा है, महंगी जगह पे जा नहीं रहा है। 6 महीने बीत गए, उसके रोजमर्रा रूटीन में कोई फर्क नहीं आया एलन पेस। अब FBI को लगा ये क्या चक्कर है। इधर इन लोगों ने क्या किया कि अपने कुछ और, ये 6 दोस्त थे ही थे, कुछ ऐसे दोस्तों को इस साजिश में शामिल किया जो कहीं पर्दे के सामने ना आए। इन लोगों ने एक लॉस एंजलिस में ही इमिग्रेशन लॉयर को कांटेक्ट किया, एक वकील को, और उस वकील को भरोसे में लिया, $1 मिलियन दिया और कहा कि $1 मिलियन है, तुम्हें हमारी मदद करनी है। वकील ने पूछा क्या मदद करनी है? उसने कहा कि हमारे पास पैसे हैं, और सारी कहानी बता दी भरोसे में लेने के बाद। और उसको धमकी भी, अगर तुमने मुंह खोला तो फिर गड़बड़ होगा। वकील लालची था, उसने कहा हमें क्या मतलब है, $1 मिलियन फ्री का मिल रहा है। उसने पैसे लिए। अब उस वकील ने अपने शातिराना तरीके से ये जो बैंक से लूटे गए पैसे थे सारे, इसको अलग अलग इन्वेस्ट करना शुरू किया, बेनामी संपत्ति के तौर पर। जैसे अपना होता है कि है मेरी लेकिन मैं किसी और के नाम पे खरीद रहा हूँ। तो ज्यादातर प्रॉपर्टी में पैसे लगाने शुरू किए, कुछ गाड़ियों में लगाए, कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए। और इन लोगों को बाकायदा ये भी दिखाया, इनके नाम पे चेक भी वो इशू करता रहा। फिर ये भी दिखाया कि ये इनके यहाँ अलग अलग कुछ काम करता है, उसकी सैलरी भी इनको दे रहे हैं।
तो सब वाइट होता गया। और ये भी है कि सारा पुख्ता सबूत है कि ये लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे, क्योंकि इस वकील ने सारे पेपर इन लोगों के एकदम जेन्युइन तैयार कर दिए थे। सब कुछ चल रहा था। 2 साल बीत गए। 2 साल में लोगों ने खूब ऐश किए और इनके कुछ बर्ताव में चेंज नहीं आया। FBI तलाश करती रही, कोई सुराग नहीं मिला। 2 साल बाद एलन पेस के इन 5 साथियों में से एक की एक छोटी सी गलती ने भांडा फोड़ दिया। हुआ यूं कि पूरी प्लानिंग थी कि पैसे खर्च कैसे करने हैं, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो ये लोग वकील के थ्रू और बेनामी दूसरों के, रिश्तेदारों के, दोस्तों के नाम पे प्रॉपर्टी ले रहे थे। ऐसे ही एक दोस्त के जरिए इन 5 ने अपने एक दूसरे दोस्त के जरिए एक प्रॉपर्टी खरीदी 2 साल बाद। और उससे कहा कि ये लो पैसे और तुम जाकर उस प्रॉपर्टी डीलर को दे दो। अब इसने तो एक मुश्त सारे पैसे दे दिए। उस दोस्त ने गलती की और इससे भी गलती हुई कि जब वो उस प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिया तो बैंक के नोट पे आपने देखा होगा, अगर कोई गड्डी होती है जो हमारे यहाँ भी है, तो उस पर एक बैंक की स्लिप होती है, कागज लिपटी हुई पर्ची होती है, उस पर स्टैम्प भी होता है। जो बैंक से इन्होंने पैसे लूटे थे करीब $18.9 मिलियन उस वक्त, उसकी हर गड्डी पे ऐसी एक पर्ची लिपटी हुई थी और उस पर बैंक का स्टैम्प था। जब ये रॉबरी हुई तो अखबारों में खबर भी आई। अच्छा, उस वक्त भी एक ये हुआ कि 18.9 मिलियन चोरी हुई है, मीडिया में खबर ना है क्योंकि इससे साख भी खराब होगी कंपनी की और बाकी। तो यही कहा गया था अराउंड 5 मिलियन की ही चोरी हुई है, बाकी सच्चाई बाद में आई थी। तो उस वक्त ये पता था कि ये सीरियल नंबर और कौन कौन से सीरियल नंबर नहीं है, लेकिन हर बैंक पे की गड्डी पे वो स्लिप थी। अब जो पुलिस और बाकी हैं, वो जितने भी ऐसे प्रॉपर्टी डीलर बाकी लोग थे, उन सबको बता रखा था। तो एलन वेस्ट के 5 दोस्तों में से एक ने अपने एक दोस्त को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए वो गड्डी दी। उन गड्डियों पे वो पर्ची लगी हुई थी और उस दोस्त ने अनजाने में वो पर्ची लगी हुई गड्डी प्रॉपर्टी डीलर को दे दी। जब प्रॉपर्टी डीलर ने बाद में उस गड्डी को ध्यान से देखा तो देखा कि डनबार कंपनी, उसकी मुहर, और उसे याद आया कि पुलिस वाले उसके पास आए थे कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदे और इस तरह की पर्ची उस पर लगी हो और ये नंबर हो तो हमें इन्फॉर्म करना। 2 साल के बाद उस प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को फ़ोन किया और कहा हमारे पास एक शख्स आया, प्रॉपर्टी खरीद रहा और उसने ये गड्डी दी और उस पर यही पर्ची लगी हुई। फ़ौरन पुलिस की टीम उसके पास पहुंचती है, उस शख्स को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करती है, वो अपना मुंह खोल देता है, फिर वो अपने दोस्त का नाम बताता है, फिर वो दोस्त अपने बाकी 4 दोस्त का नाम बताता है और इसके बाद फिर एलन का नाम सामने आता है। तो एक एक कर इन 6 के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद कुछ पता चलता है कि इन्होंने उधर पैसे खर्च किए, करीब $19 मिलियन लूटा था। टोटल जो हिसाब किताब बना वो बना $5 मिलियन का, कि यहाँ है ये यहाँ। बाकी के $14 मिलियन कहाँ, इसका कोई हिसाब किसी ने नहीं दिया, या कहाँ रखे ये भी किसी ने दिया, क्योंकि सारे कैश थे। इसके बाद मुकदमा चला। अदालत ने एलन पेस को 24 साल कैद की सज़ा सुनाई। उसके एक और साथी जिसके हाथ में गन था उसको 17 साल, बाकी को 8 और 10 साल की सज़ा सुनाई गई। सभी को जेल भेजा गया। कुछ और इसके जो दोस्त थे उन सबको सबूत न होने की वजह से छोड़ दिया गया, बट इन 5 को सज़ा हुई, इनमें सबसे ज़्यादा उसी मास्टरमाइंड एलन को ही थी। इस सज़ा के बाद सभी जेल गए, बाकी सब बात रिहा हो गए थे। लेकिन आखिर में सबसे एलन पेस 2020 में जेल से छूट कर आया अपनी सज़ा पूरी करने के बाद। बाहर आने के बाद उसने कई को अपनी कहानी बेची, उसके ऊपर एक फिल्म भी बन रही है। लेकिन आज भी वो बाकी के $14 मिलियन कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, और कहते हैं कि शायद वो कभी मिलेगा भी नहीं, इसलिए इस बैंक को लूटने के लिए, इन पैसों को लूटने के लिए एलन ने बैंक की चोरी कैसे करनी है इस पे कम, और चोरी के बाद पैसों को कहाँ ठिकाने लगाना और कब कैसे खर्च करना है इस पे ज़्यादा मेहनत की थी। जैसे आपने देखा होगा मनी हाइस्ट जो आया था कि उसमें कब किस मोड़ पर कहाँ क्या क्या हो सकता है, उसकी तैयारी प्रोफेसर ने पहले से की थी। यहाँ एलन भी एक तरह का वही प्रोफेसर था और उसने ये कहा था कि चोरी करना तो आसान है, निकल लेंगे, लेकिन चोरी के बाद इतनी बड़ी रकम को छुपाना मुश्किल है, इसलिए उन पैसों को कैसे छुपा कर रखना है ये चैलेंजिंग होगा। और वो अगर एक दोस्त ने वो पर्ची उस नोट के साथ, बंडल के साथ ना छोड़ी होती तो शायद ये लोग पकड़े भी ना जाते। लेकिन आज भी FBI के लिए एक चैलेंज है कि बाकी की इस जो बैंक रॉबरी की $14 मिलियन उसका पता लगाए